नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। आप YouTube मेंबर या पैट्रन बनने पर भी विचार कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए एक छोटी सी राशि दान कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए आज रात के हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं, प्रोफेसर प्रभात पटनायक और विजय प्रसाद। प्रोफेसर पटनायक भारत के प्रमुख मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों और सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में प्रोफेसर एमेरिट्स हैं और पहले केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका व्यापक काम पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, नवोदारवाद और समकालीन भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पड़ताल करता है। विजय प्रसाद भारतीय इतिहासकार, पत्रकार और 40 से अधिक किताबों के लेखक हैं, जिनमें डार्कर नेशंस और वॉशिंगटन बुलेट्स शामिल हैं। वे ट्राइकॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के कार्यकारी निदेशक और लेफ्टवर्ड बुक्स के संपादक हैं। उनका काम साम्राज्यवाद, जन आंदोलनों और ग्लोबल साउथ के राजनीतिक संघर्षों पर केंद्रित है। प्रोफेसर पटनायक और विजय, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका फिर से स्वागत है। राध, शुक्रिया। हाँ, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हमारे वैश्विक दर्शकों के लिए भारत में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के उभरने पर चर्चा करना चाहता था, जो शायद इससे बहुत परिचित न हो। यह हाल का एक विरोध आंदोलन है जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से भारत के युवाओं ने किया। ये भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराने में सफल रहा, लेकिन जाहिर है इसकी सतह के परे ये मामला कहीं ज्यादा व्यापक है। मैं आप दोनों से समझना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्रोफेसर पटनायक, शायद हम आपसे शुरू कर सकते हैं। आप भारत में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के उभरने को कैसे बयान करेंगे? मुझे लगता है कि छात्रों और युवाओं के बीच इसे जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली, उसने सिर्फ मेरे जैसे बाहरी लोगों को ही नहीं चौंकाया, बल्कि आयोजकों को भी हैरान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसकी उम्मीद थी, इसलिए हमें इस प्रतिक्रिया के पीछे के कारणों को सचमुच देखना होगा। यह कॉकरोच जनता पार्टी या ऐसी किसी चीज की संग्रहण क्षमता से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर यह, जाहिर है, परीक्षा के पेपर लीक होने के मुद्दे के आसपास था। हाल के वर्षों में भारत में यह बार बार होने वाली घटना रही है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री को दोषी ठहराया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि बात इससे कहीं आगे जाती है, क्योंकि आखिरकार इसमें बहुत कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। 15 साल की लड़कियां भी, आप जानते हैं, इसमें शामिल हो रही थीं। और अगर कोई 15 साल की लड़की इसमें शामिल होती है, तो जाहिर है कि उसके मन में ऐसी कोई बात बहुत गहराई से बेचैनी पैदा कर रही है, जो उसके करियर की संभावनाओं से भी कहीं ज्यादा अहम है। मेरा मानना है कि इस समय जो शासन हमारे पास है, वह निश्चित रूप से एक नव फांसीवादी शासन है। मेरा मानना है कि हर तरह के फांसीवाद की एक पहचान ये होती है कि उसके मूल में एक तरह का नैतिक खोखलापन होता है। वह सत्ता में ये वादा करके आता है कि वह एक नैतिक शासन होगा। शास्त्रीय फांसीवाद सत्ता में इस वादे के साथ आया था कि वह एकाधिकार विरोधी होगा, एकाधिकार पूंजी के खिलाफ होगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद वह एकाधिकार पूंजी के साथ समझौते करता है, वह एकाधिकार पूंजी के साथ गठजोड़ कर लेता है, और इसलिए जो भी नैतिक ऊंचाई उसके पास शुरुआत में थी, वह वास्तव में उसके हाथ से निकल जाती है। लेकिन दूसरी ओर इसे आतंक के इस्तेमाल से ढक दिया जाता है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। कोई इसकी शिकायत नहीं करता, और हमेशा एक तरह का बचा खुचा आशावाद रहता है कि शायद भले ही शासन खुद बहुत नैतिक न हो, लेकिन शासन के केंद्र में बैठा व्यक्ति नैतिक हो या कुछ ऐसा ही। इसी तरह मेरा मानना है कि भारत में बीजेपी सरकार, जो पूरी तरह नव फांसीवादी है,
मेरे हिसाब से यह नवफासीवाद की एक क्लासिक परिभाषा है। जब सत्ता में आई तो वह एक बहुत साफ सुथरा प्रशासन देने के वादे पर आई थी। मोदी ने कहा था कि मैं नहीं करूंगा, जिसका मूल अर्थ यह था कि मैं किसी तरह की रिश्वत नहीं लूंगा और नहीं किसी को रिश्वत लेने दूंगा। इसलिए उसने वास्तव में एक ऊंचा नैतिक आधार हासिल कर लिया था और इस ऊंचे नैतिक आधार के लिए जमीन पहले ही तैयार हो चुकी थी, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन हो चुका था। because of the Anna Hazare agitation which had taken place. But on the other hand, what actually happens after it has come to लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में आने के बाद वास्तव में क्या होता है? लोग देखना शुरू कर देते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ वे अभियान चला रहे थे वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें मानो पूरी तरह पाक साफ घोषित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सवाल नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप अपने आप साफ हैं, अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो आप अपने आप गंदे हैं। इसलिए यह बहुत साफ हो जाता है कि ऐसे शासन के बिल्कुल मूल में नैतिक खोखलापन पैदा हो जाता है और ये बात बहुत लंबे समय से सबको दिख रही है। बस फर्क इतना है कि अब लोग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि जो भी इसका विरोध करता है उसके निजी मामलों की हर तरह की जांच शुरू होने की आशंका रहती है और यही चीज लोगों को सचमुच डराती है। आपको जेल में डाला जा सकता है। अब ऐसे तमाम कानून हैं जिनके तहत आपको बिना मुकदमा चले ही वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। इसलिए सरकार की नैतिक खोखलेपन के खिलाफ एक तरह का दबा हुआ आक्रोश, एक तरह का गुस्सा था जो सामने आया। मुझे लगता है कि कांग्रेस और जनता पार्टी ने इस तरह के प्रदर्शन और आंदोलन का आह्वान किया था। तो मेरे विचार से ये केवल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे से कहीं आगे की बात है। यह राजनीति से भी कहीं आगे जाता है, क्योंकि यह वास्तव में कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। कल भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया था कि उनका अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक पार्टी में बदलने का कोई इरादा नहीं है। Of converting their party into a political party, but it is really an anger about. लेकिन यह असल में शासन की नैतिक खोखलेपन के खिलाफ गुस्सा है, और सच तो यह है कि इस गुस्से को सबसे ज्यादा ठोस रूप तब मिला जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। दरअसल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का यह मतलब जरूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री बदलने से कोई फर्क पड़ जाएगा। ये भी नहीं कि वही शिक्षा मंत्री किसी तरह इन लीक के लिए जिम्मेदार थे और उनके जाने के बाद समस्या उलटे भी मंत्री से was really a demand for holding somebody accountable, and this demand to hold someone accountable is really और किसी को जवाबदेह ठहराने की यह मांग दरअसल उस नैतिक खोखलेपन के खिलाफ लड़ने की इच्छा है जो इस शासन के बीचों बीच मौजूद है। और जाहिर है यह ऐसे समय में हो रहा है जब आर्थिक संकट है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर पढ़े लिखे युवाओं में। शिक्षा व्यवस्था खुद भी बर्बाद की जा रही है, क्योंकि उस पर हिंदू दक्षिण पंथ का कब्जा होता जा रहा है, जो वास्तव में वैज्ञानिक शिक्षा और विचारधारा के बीच कोई फर्क नहीं करता। उसने भारत के उन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों को एक के बाद एक नष्ट कर दिया है जिन पर हमें सचमुच गर्व हो सकता था। For which we could have been genuinely proud. It has tried to destroy the Jawaharlal Nehru. उसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की है, जो बहुत अच्छे संस्थानों में से एक था। इस समय वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसकी स्थापना प्रोफेसर पी.सर.सी. महालनोबिस ने की थी। यह दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। तो ये वास्तव में शिक्षा को नष्ट करने वाली चीज है, क्योंकि इसे किसी भी तरह की स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच से डर लगता है। इसलिए यह बस लोगों के दिमाग को कट्टर हिंदू विचारों से भर देना चाहता है, और साथ ही यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं को ठीक करने में असमर्थ है। यह सुनिश्चित करने में भी असमर्थ है कि पर्याप्त रोजगार पैदा हो। Sufficient employment is generated, so those are the kind of context, that is the context. तो यही वह संदर्भ था
जिसमें शासन की नैतिक खोखलेपन को लेकर लोगों का गुस्सा खास तौर पर उभर कर सामने आया। और आप जानते हैं, एक बार आह्वान हो गया और लोग निकलने लगे तो डर टूट गया। नतीजतन ये वास्तव में एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। और मेरा मानना है कि ये बड़ा जन आंदोलन अपने पीछे एक विरासत, एक असर भी छोड़ जाएगा। अब से लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ था वह कमोबेश मिट जाएगा। इसलिए उस मायने में मेरा मानना है कि इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक नतीजा निकला। विजय, इस आंदोलन के फोर वाइनपब थेरलैम टू फोर। शोर के लिए माफ कीजिए। मेरा मानना है कि मोटे तौर पर प्रोफेसर पटनायक ने जो कुछ कहा है वह सही है, लेकिन भारत में जो हुआ उस मुद्दे को थोड़ा और व्यापक संदर्भ में देखें। श्रीलंका में 2022 से लेकर नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं तक, और पाकिस्तान में भी, फिर अफ्रीकी महाद्वीप में आप जानते हैं, केन्या, नाइजीरिया वगैरह में चुनावों को लेकर युवाओं के बहुत दिलचस्प विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहां वास्तव में बहुत दिलचस्प घटनाक्रम रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन सबको एक साथ देखें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से एक बात यह है कि ये युवा लोग हैं, और मैं यूं ही जेनजी वगैरह शब्द इस्तेमाल करने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि उसकी अपनी पृष्ठभूमि है और वह अपने तरीके से भ्रामक भी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए दक्षिण एशिया में या अफ्रीकी महाद्वीप में युवा लोगों का एक बड़ा समूह है जो इस तथ्य से बहुत गहराई से प्रभावित हुआ है कि वे ऐसे समाजों में रहते हैं जहां औसत आयु कम हो गई है। अफ्रीकी महाद्वीप में औसत आयु 19.5 साल है। दक्षिण एशिया में ये करीब 26 साल है। दुनिया के हमारे हिस्सों में बहुत सारे युवा हैं जिनके लिए समाज में शामिल हो जाना कोई अपने आप होने वाली बात नहीं लगती। आप जानते हैं, बात सिर्फ नौकरियों की नहीं है, बात समाज में उनकी भूमिका की भी है। आप जानते हैं उनके रहने का इंतजाम कैसा होगा। हमारे संस्थान में हम इसे इंतजार करती हुई एक पीढ़ी के तौर पर देखते हैं। वे अपनी परीक्षाएं खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, वे नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर वे कोई गंभीर रिश्ता शुरू कर सकें, बच्चे होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सच है कि सड़कों पर 15 साल के बच्चे हैं, लेकिन सड़कों पर 30 की उम्र के लोग भी हैं जो एक मायने में बड़े होने का इंतजार करते रह गए हैं, और ये हो नहीं रहा। आप जानते हैं, मैं नाइजीरिया में NTSARS आंदोलन की रिपोर्टिंग के लिए वहां था, और जो बात सचमुच बहुत ध्यान खींचने वाली थी वह थी युवाओं के बड़े समूह, खासकर बहुत से युवा पुरुष जिनमें यह निराशा थी कि इस समाज ने किसी बुनियादी तरीके से उन्हें निराश कर दिया है। और मुझे लगता है कि जब आप भारत की स्थिति को देखते हैं तो परीक्षा के पेपर लीक होना इस बात का संकेत है कि लोगों को निराश किया गया है। आप जानते हैं, लोगों ने कहा, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, हमने अपनी परीक्षाओं पर बहुत जोर दिया, और फिर आप यही करते हैं। परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, आपने हमें निराश कर दिया। और फिर करीब 90 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था उन्हीं ने उन्हें बुनियादी तौर पर निराश किया है। तो हाँ, भारत के मामले में यह नैतिक खोखलापन है, खासतौर पर नवफासीवादी मोदी सरकार का। लेकिन दूसरे देशों में खुद को निराश महसूस करने के लिए सत्ता में नैतिक रूप से खोखली कोई नवफासीवादी सरकार होना जरूरी नहीं है। आप ढांचागत रूप से भी खुद को निराश महसूस करते हैं। आप जानते हैं, वे बस आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी सार्थक होने वाली है। मेरा मतलब है, इसके किनारे पर अब जो चीज दिख रही है वह लगभग स्थायी महंगाई है। यूक्रेन में लगभग अंतहीन युद्ध की वजह से ईंधन और खाद्य महंगाई, इसमें जोड़ दीजिए ईरान पर अमेरिका द्वारा थोपा गया अवैध युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य पर पाबंदियां, और फिर इसके नीचे, मैं हाल ही में श्रीलंका में था, इसके नीचे बहुत से युवा हैं। वे सड़कों पर मार्च करते समय शायद इस बारे में तख्तियां न लिए हों,
लेकिन बहुत से युवा फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी नरसंहार से अब भी बेहद परेशान हैं। about the ongoing genocide against the Palestinians. They feel seriously आप जानते let हैं, down उन्हें by समाज से society, बहुत गहरी by- निराशा हुई है। by उन people लोगों से भी whose- जो जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे किसी नैतिक मानक पर खरे उतरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और लोग गुस्से में हैं। यही वजह है कि आप दूसरे देशों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। फिर से कहूं तो केन्या में यह चुनावों के मुद्दे पर था, युगांडा में भी यह चुनावों के आसपास था, लेकिन नाइजीरिया में यह पुलिस की बर्बरता को लेकर था। यह पुलिस की एक विशेष इकाई सार्स को लेकर था, जो वीकेंड की शामों में क्लबों से बाहर निकलने वाले खासकर युवा लोगों के साथ घूम घूम कर बर्बरता कर रही थी। People as they came out of clubs on the weekend evening. So that was the anti-SARS protest. तो वह एंटी-सार्स विरोध प्रदर्शन था। और भारत में ये परीक्षा के नतीजों का मुद्दा है। श्रीलंका में कई बातें थीं। आर्थिक स्थिति तो थी ही, लेकिन राजपक्षे सरकार द्वारा युद्ध के आखिरी चरण में टाइगर्स पर की गई कार्रवाई के कारण परिवारों को न्याय न मिलना भी एक मुद्दा था। आप जानते हैं, फिर वही बात है, ऐसी कई चीजें हैं जो सामने हैं। मेज पर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मूल में जो बात है, of ammoistaustrastarmasnitic khalipan, je wapenwax is smoflying purify, jo isnitic larai है। Je haps mudded, je us mudrig noor है। This is not just about this issue or that issue. It's about how a very large section ये इस बात के बारे में है कि दुनिया भर में जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सामने मौजूद वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया में जिस तरह का नेतृत्व है, उस पर भरोसा ही नहीं करता। आप जानते हैं, पहले पश्चिम में युवा जलवायु के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे थे। आप उन जलवायु प्रदर्शनकारियों के बीच एक सीधा संबंध देख सकते हैं। दरअसल जलवायु विरोध की प्रतीक ग्रेटा थनबर्ग ने धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, के इस्तीफे का जश्न मनाने के मुद्दे पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूके के नेतृत्व में लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में हुए प्रदर्शन का दौरा किया था। तो वहां भी जुड़ाव बन रहे थे, लेकिन इन मुद्दों के पीछे निराशा और झुंझलाहट की एक भावना है, जो मेरे विचार से बिल्कुल वास्तविक है और जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। feeling of exasperation, which I think is very real and which we should not lose. Professor Patnaik, you can respond to प्रोफेसर पटनायक, आप विजय की टिप्पणियों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं युवा आंदोलन पर या खुद भारत के युवाओं के भीतर क्या चल रहा है, इस पर अपना सवाल भी रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि युवा आंदोलन के भीतर ही बहुत बड़े अंतर्विरोध हैं। एक बात तो यह है कि भारत में बीजेपी और दक्षिणपंथी ताकतों ने युवाओं की कल्पना और सोच पर पकड़ बनाने के लिए बहुत ज्यादा भरोसा किया। मैं 2012-2013 के दौर के बारे में सोच रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख संस्थानों में और ऐसी कुछ जगहों पर जहां मैं गया हूं, वहां के युवाओं को किस तरह दूरदक्षिणपंथी आंदोलन की ओर खींच लिया गया। उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम में जिस तरह शामिल किया गया, युवाओं को राज्य द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लागू करने के लिए जिस तरह भर्ती किया गया, led schemes, etc. There are studies about that. So, in many ways, the far right इस बारे में अध्ययन मौजूद है। तो कई मायनों में भारत में अति दक्षिणपंथी आंदोलन ने युवा आंदोलन पर काफी हद तक भरोसा किया है। दूसरी ओर रोजगार को लेकर बहुत गहरा असंतोष है। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पेश किया जाता है, जबकि युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। समाज के अलग अलग वर्गों के युवाओं को मिलने वाली नौकरियों में भी भारी असमानताएं हैं। डॉक्टर और आईटी की नौकरियों से लेकर भारतीय शहरों में हाथ से किए जाने वाले श्रम तक। तो क्या आप हमें भारत के युवाओं के सामने मौजूद इन तमाम विरोधाभासों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? और ये विरोधाभास अति दक्षिणपंथी आंदोलन या बीजेपी और राज्य के साथ युवा नागरिकों के रिश्ते को कैसे जटिल बनाते हैं या उसके बारे में क्या दिखाते हैं? Well, I see the emergence. खैर, आप जानते हैं, मेरा मतलब है,
मैं नवफासीवाद के उभार को ही नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के संकट का परिणाम मानता हूं। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि इन सब के पीछे वास्तव में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट है, और इस समय बुर्जुआ तबकों में इस बात की बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। मेरा मतलब है, ट्रंप अमेरिका में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने की कोशिश इस तरह कर रहे हैं कि उस संकट को दूसरे देशों में भेज दिया जाए। इन टैरिफ वगैरह के पीछे उनका पूरा विचार मूलतः पड़ोसी को कंगाल बनाने वाली नीति है, जिसके तहत आप वास्तव में अमेरिकी बेरोजगारी को तीसरी दुनिया और दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं। लेकिन ये व्यवस्था के लिए कोई समाधान नहीं है। व्यवस्था अब ऐसी स्थिति में है, there is a very serious crisis. The causes of this crisis is because inequality has... इस संकट की वजह यह है कि नवउदारवादी पूंजीवाद के तहत असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है, और जाहिर है इससे मूलतः अति उत्पादन की स्थिति पैदा होती है। लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिए पर्याप्त मांग नहीं होती, क्योंकि आम लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति नहीं है, और इसी वजह से विकास दर वास्तव में धीमी पड़ जाती है। अगर आप महामारी से पहले के दौर को भी लें, यानी मान लीजिए 2010 से 2019 तक का दशक, तो विश्व युद्ध के देशों सब धीमी विकास दर भीतर वालन। दूसरी साल हम सचमुच संकट और ठहराव स्थिति युद्ध in a situation of crisis and stagnation. Crisis takes the form of stagnation, not like a great संकट कब ठहराव का है। but a stagnation. ये 1930 के दशक की महामंदी जैसा नहीं है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में ठहराव है। Existence of और मेरा मानना है कि बेरोजगारी जो संकट पैदा हुआ है, वह वास्तव में लोगों की उम्मीदों से भी आगे निकल गया है। ये इसी बुनियादी आर्थिक संकट का प्रतिबिंब है, और इसका सबसे सीधा असर युवाओं और छात्रों पर पड़ता है। इसलिए मैं इसके पीछे के मूल कारण नवउदारवादी पूंजीवाद के आर्थिक संकट में देखता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य न सिर्फ इसके बारे में बहुत कम कर सकता है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के पास कोई ठोस विचार ही नहीं है। मेरा मतलब है, 1930 के दशक में जब राज्य इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा था, तब भी यह विचार मौजूद था कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मसलन केन्स का सिद्धांत था कि मांग बढ़ाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। The state could intervene in order to boost demand, and the classical fascism actually और शास्त्रीय फासीवाद ने वास्तव में मांग बढ़ाई। उसने, आप जानते हैं, सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए भारी राजकोषीय घाटे किए, और उससे सचमुच नौकरियां पैदा हुईं। इसलिए शास्त्रीय फासीवाद ने महामंदी का किसी हद तक एक जवाब दिया। और वैसे भी केन्स के काम से शुरू होकर इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि राज्य के हस्तक्षेप के जरिए पूंजीवाद संकट से कैसे उबर सकता है। लेकिन अब नवउदारवादी पूंजीवाद में राज्य का हस्तक्षेप काम नहीं कर सकता, क्योंकि राजकोषीय घाटों के रूप में होने वाले राज्य हस्तक्षेप का, जो मूलतः 1930 के दशक में हुआ था, वित्तीय क्षेत्र विरोध करेगा। had happened in the 1930s would be opposed by finance. It was opposed even then, but the point is that तब भी इसका विरोध हुआ था। लेकिन बात यह है कि वित्त राष्ट्रीय था। अब वित्त अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, जबकि राज्य एक राष्ट्र राज्य है। इसलिए कोई भी सरकार अगर ऐसे काम करती है जो वित्त को पसंद नहीं आते, तो वित्त बस उस देश को छोड़ देता है और संकट पैदा हो जाता है। इसलिए बेरोजगारी के संकट से उबरने के लिए राज्य का हस्तक्षेप वास्तव में संभव ही नहीं है। इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। और लोग एआई की बात करते हैं, लेकिन एआई भले ही वह कुछ निवेश पैदा कर सके और उसके जरिए कुछ मांग और विकास उत्पन्न हो, वास्तव में रोजगार पर और भी ज्यादा चोट करेगा। तो हमारे सामने ऐसी स्थिति है जहां नवउदारवादी पूंजीवाद और उसके आवरिवित सालत refers carrying and strength एक तरह के गतिरोध पर पहुंच रहे थे। capitalist system as a whole has reached a kind of dead end. And in some sense what we are seeing today और एक मायने में आज हम जो देख रहे हैं, अमेरिका की आक्रामकता, दुनिया भर में फासीवाद और नव फासीवाद का उभरना, और बेरोजगारी के लिए उस तरह का कोई समाधान ढूंढ पाने में नव फासीवाद की नाकामी, जैसा शास्त्रीय फासीवाद ने ढूंढ लिया था, यह सब वास्तव में उस तरह की बंद गली को दिखाता है जहां नवउदारवादी पूंजीवाद मानव जाति को ले आया है। यह पूंजीवाद का नवीनतम चरण है,
जिसके आगे हम किसी और चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जैसा कि मैंने कहा, अमेरिकियों के पास एकमात्र समाधान यही है कि वे संकट को दूर करें, बल्कि उसे बाहर भेज दें, उस संकट को बेबस तीसरी दुनिया के देशों पर थोप दें। to hapless third world countries. Now, I think the Indian students. अब मेरा मानना है कि भारतीय छात्रों के उभार को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। बेशक रोजगार और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि जो नव फासीवादी सत्ता में आए थे, ये वादा करके कि वे व्यवस्था को सुधार देंगे, ये कहकर कि देखिए आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से है, लेकिन हम साफ सुथरे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर देंगे। वे ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी ओर वे खुद अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार वगैरह में फंसते जा रहे हैं। युवाओं और छात्रों के लिए यही आखिरी हद साबित हो रही है। इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था, मैं जो कुछ हम देख रहे हैं उसे इस नैतिक खोखलेपन के संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभी फासीवादियों में एक नैतिक, सभी फासीवादी शासन व्यवस्थाओं में एक नैतिक खोखलापन होता है। आपने एक बहुत अहम बात उठाई कि साल 2003 वगैरह में उनकी एक अपील थी। अब वह अपील नहीं रही क्योंकि वे 10 साल से ज्यादा समय से सत्ता में हैं, लेकिन वे अर्थव्यवस्था की एक भी समस्या वगैरह को ठीक नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं इसे सिर्फ मोदी की किसी नाकामी या सिर्फ बीजेपी सरकार या नव फासीवाद की नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहूंगा, बल्कि यह ऐसी नाकामी है जो मेरी समझ में इस तथ्य को दिखाती है कि नव उदारवादी पूंजीवाद और उसके साथ पूंजीवाद सामान्य रूप से सचमुच एक तरह के गतिरोध तक पहुंच गया है। विजय, पूंजीवाद के संकट, युवाओं और धूर दक्षिणपंथी आंदोलन के साथ उनके रिश्ते पर आपकी क्या टिप्पणियां हैं? हाँ, मेरा मतलब है आप जानते हैं, ये बिल्कुल साफ है कि संकट के बारे में बुर्जुआ सरकारों के पास कोई जवाब नहीं है। इसमें वे सरकारें भी शामिल हैं जो नव फासीवादी नहीं हैं। उनके सामने जो उपायों का दायरा है वह बेहद सीमित है, और उनके पास जो भी साधन है, किसी भी वजह से वे उनका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं। ब्रिटेन का मामला लीजिए, ये बहुत दिलचस्प मामला है। ब्रिटेन ने लंदन से मैनचेस्टर तक एक हाई स्पीड रेल बनाने की कोशिश की, फिर इस बीच उस पर काफी पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने परियोजना ही छोड़ दी। ये कल की ही बात है। यह ऋषि सुनक की सरकार के दौरान हुआ था। उन्होंने बस उसे छोड़ देने का फैसला कर लिया, और अब आपके पास एक प्रधानमंत्री है जो दुनिया के उसी हिस्से से आता है, फिर भी वह मुद्दा एजेंडे पर वापस नहीं आया है। ब्रिटेन में हाई स्पीड रेल वह एजेंडे पर वापस नहीं है, वह एजेंडे से हट चुकी है। यह बस एक उदाहरण है कि इनमें से कुछ सरकारें कुछ भी करने में कितनी असमर्थ हैं। लेकिन मैं आपको पूरी तरह निराशाजनक स्थिति में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जिम्बाब्वे का मामला लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में जिम्बाब्वे ने एक बहुत दिलचस्प काम किया है। जिम्बाब्वे लिथियम का एक बड़ा उत्पादक है, तो सरकार ने फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे इंडोनेशिया की सरकार ने किया था। और हाँ, ये प्रगतिशील सरकारें नहीं हैं। वामपंथी सरकारों की बात भूल जाइए। इंडोनेशिया और जिम्बाब्वे दोनों जगह दक्षिणपंथी सरकारें हैं। सरकार ने फैसला किया कि अब हम बिना प्रोसेस किया हुआ लिथियम निर्यात नहीं करना चाहते, इसलिए हम जोर देंगे कि लिथियम की प्रोसेसिंग जिम्बाब्वे के भीतर ही हो। और इसका मतलब है कि हमें किसी न किसी तरह की औद्योगिक नीति बनानी होगी। हमें या तो उन कंपनियों से निवेश चाहिए होगा जो सप्लाई चेन में हैं, और जिन्हें अब जिम्बाब्वे आकर निवेश करना होगा। जिम्बाब्वे में लोगों को काम पर रखना होगा। इसलिए सरकार ने एक कानून पारित किया और कहा, हम बिना प्रोसेस किए हुए लिथियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं। खैर, कुछ ही वर्षों में ये इतना जटिल नहीं रहा। आप जानते हैं, कंपनियां वहां आईं, उन्होंने निवेश शुरू किया और जिम्बाब्वे के लिए लिथियम को प्रोसेस करने की क्षमता विकसित की। देश में करीब 5,000 काफी अच्छे रोजगार पैदा हुए।
तो ऐसा नहीं है कि कोई साधन उपलब्ध नहीं है। साधन उपलब्ध हैं। सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। फिर से कहूं, हम किसी प्रगतिशील एजेंडे या वामपंथी एजेंडे जैसी किसी बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये दक्षिणपंथी सरकारें हैं जो मूल रूप से काफी सीधी सादी चीजें कर रही हैं। वे औद्योगिक क्षमता बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो उन्हें अपने लोगों के लिए बेहतर नौकरियां, बेहतर आय, अधिशेष में बड़ा हिस्सा और ऐसी दूसरी संभावनाएं दे सके। ये काफी सीधी सादी चीजें हैं। Pretty straightforward things are there. It's not that it's not there, but ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इसका एक हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि इनमें से बहुत से देशों का दिमाग मानो कब्जे में है। दूसरे शब्दों में, देश का दिमाग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बैठा है। उनकी अपनी क्षमताओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। भारत को ही लीजिए। लेकिन हैरानी की बात है, प्रभात ने सांख्यिकी संस्थान पर हमले का जिक्र किया, पर भारत ने योजना आयोग को भंग कर दिया और नीति आयोग बना दिया। मेरा मतलब है, योजना आयोग के बिना कोई देश ऐसा देश है जो प्रभावी रूप से खुद का लोबोटॉमी करना शुरू कर देता है। आप जानते हैं, क्या आपको योजना आयोग की जरूरत नहीं है? क्या आपको औद्योगिक नीति की जरूरत नहीं है? अपने देश के लिए 5, 10, 20, 100 साल की रणनीति की? क्या आपको इन बातों पर सोचना नहीं चाहिए? लेकिन सोचने का क्या मतलब, जब आपने सोचने का काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को आउटसोर्स कर दिया है? सोचने का क्या मतलब? उन्हें ही आपके लिए सोचने दीजिए। ट्राइकॉन्टिनेंटल में हम इसे ब्रेन कैप्चर कहते हैं। सचमुच दिमाग पर कब्जे की एक वास्तविक स्थिति है। और जिम्बाब्वे में बहस को प्रत्यक्ष रूप से देखना, जहां जिम्बाब्वे के लोगों ने मूलतः कहा, 1 मिनट रुकिए, हमें विदेशी निगमों को अनुमति देने की जरूरत नहीं है। प्रभावी तौर पर, क्योंकि जब IMF कहता है आपको अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों का निजीकरण करना चाहिए, घरेलू पूंजीपति वर्ग इतना कमजोर है कि निजीकरण का मतलब मूलतः संसाधनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर देना है। और मुझे ये देखना दिलचस्प लगा कि जिम्बाब्वे में सरकारें और लोग, फिर से कहूं वामपंथी नहीं बल्कि दूसरे लोग भी, ये कहना शुरू कर रहे थे, सच में क्या अपने संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देना अच्छा विचार है? शायद ये अच्छा विचार नहीं है। शायद हम इसे करने के दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। और लगभग उसी समय, बिना किसी वास्तविक समन्वय के, बोलिविया, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया जैसे देशों ने कच्चे माल के निर्यात पर फिर से विचार करना शुरू किया है। मेरे विचार से ये बहुत उपयोगी है। यानी दूसरे शब्दों में, कुछ चीजें की जा सकती हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं। उनमें हर तरह के अंतर्विरोध भरे हुए हैं। They are filled with all kinds of contradictions, but there are tools available to. लेकिन सरकारों के पास ऐसे साधन मौजूद हैं जिनसे युवाओं को उम्मीद दी जा सकती है और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। मसलन, जब केरल में जन योजना बनाई गई, तो उसके पीछे एक प्रेरणा ये भी थी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पर होने वाली चर्चा को लोकतांत्रिक बनाया जाए। युवाओं को बातचीत में शामिल कीजिए, उन्हें गिरफ्तार करना बंद कीजिए, उन्हें पीटना बंद कीजिए। युवाओं पर वोटर कैनन चलाना बहस और चर्चा करने का तरीका नहीं है। उन्हें चर्चा और बहस में शामिल कीजिए, उन्हें अपराधी मत बनाइए, उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार मत कीजिए, बल्कि उनसे बातचीत कीजिए। तो मेरा मानना है कि बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, की जानी चाहिए और की ही जानी चाहिए, और कुछ हद तक दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा हो भी रहा है। In some parts of the world. Professor Patnaik, I want to follow up by asking. प्रोफेसर प्रभात पटनायक, मैं आपसे आगे बढ़ते हुए भारत के युवा आंदोलन के वर्गीय चरित्र पर आपके विचार जानना चाहता हूं। साथ ही ये भी कि युवा आंदोलन को, या कम से कम उसके उग्र हिस्से को, ऐसे दूसरे आंदोलनों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने भारत में किसानों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा था। वो काफी लंबा चला, कहीं अधिक संगठित था, और कई मायनों में उसने भारत सरकार के सामने कहीं ज्यादा कड़ी चुनौती पेश की थी। लेकिन ये सारे आंदोलन जरूरी नहीं कि किसी एक बिंदु पर एकजुट होकर
अपनी सामान्य ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली बन पाए हों। तो आप मौजूदा आंदोलन के मूल में मौजूद वर्गीय चरित्र को कैसे देखते हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, या इसके भीतर ऐसी कौन सी सकारात्मक बातें हैं जो इसे और व्यापक बनने में सक्षम बना सकती हैं, ताकि इसकी राजनीति सिर्फ यहाँ वहाँ किसी मंत्री के इस्तीफे तक सीमित न रहे बल्कि अधिक परिवर्तनकारी हो सके। Politics rather than just the resignation of a minister here and there. Exactly. Let me put it this way. बिल्कुल, मैं इसे इस तरह रखता हूँ। आइए बेरोजगारी के मुद्दे को लें जिसे युवा उठा रहे हैं। अब मेरे विचार से बेरोजगारी की समस्या का समाधान पूरी तरह संभव है। मेरा मानना है कि ये, जैसा मैंने कहा, नव उदारवादी पूंजीवाद के संकट का नतीजा है। भारत में बड़ी संख्या में नौकरियां, जैसे विश्वविद्यालयों की नौकरियां, मान लीजिए शिक्षण की नौकरियां, खाली पड़ी हैं क्योंकि सरकार के पास राजकोषीय संसाधन नहीं है। अब जिस सरकार के पास कर लगाने की शक्तियां हैं, उसके पास राजकोषीय संसाधन कैसे नहीं हो सकते? वह उन कर लगाने की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि अगर वह ऐसा करे तो वित्त का बहिर्गमन होगा, वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकारें वही करने के लिए बाध्य हैं जो वैश्वीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी उनसे चाहती है। Globalized or international finance capital wants them to. I agree with Vijay that there may be cases in which you can actually. मैं विजय से सहमत हूं कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे सच में संकट का समाधान नहीं होंगे। मसलन भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर आप, मेरा मानना है कि ये पूरा तर्क की आम तर्क क्या होता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए निवेश चाहिए। निवेश करने के लिए आपको घरेलू एकाधिकारियों या अडानियों या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को बुलाना पड़ेगा। इसलिए हमें कर में रियायतें देनी होंगी ताकि वे आएं और निवेश करें, और इसलिए सरकार के पास संसाधन नहीं बचते। अब मेरे विचार से ये पूरी तरह बेतुका तर्क है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बड़ी संख्या में नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन वे भरी नहीं जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास राजकोषीय संसाधनों की कमी है। Because of the fact that the government lacks the fiscal resources. So if the government, for instance, तो अगर सरकार मसलन संपत्ति पर कर लगाए, विरासत पर कर लगाए, जो भारत में है ही नहीं, मेरा मतलब है ये सचमुच चौंकाने वाली बात है कि जब संपत्ति की असमानताएं नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं, तब भी आपके यहाँ संपत्ति पर कर नहीं है। ये भी चौंकाने वाला है कि विरासत पर कर नहीं है, जबकि बुर्जुआ विद्वान भी इसे जरूरी मानते हैं, वांछनीय मानते हैं, क्योंकि आखिर वे कहते हैं कि पूंजीपतियों में कोई खास गुण होता है। ठीक है, अगर उनमें वह खास गुण है तो बच्चों को भी वही खास गुण दिखाना चाहिए ताकि वे अपनी संपत्ति के हकदार बन सकें। तो बात यह है कि ऐसा कोई कर नहीं है और सरकार इसे आसानी से ही हो सकती है। The government could easily overcome it. In fact, we made some calculation according to it. दरअसल हमने कुछ गणनाएं की हैं जिनके मुताबिक आप 5 बुनियादी, सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले आर्थिक अधिकार लागू कर सकते हैं। पहला है भोजन का अधिकार, दूसरा रोजगार का अधिकार। इसका मतलब है कि हर किसी को रोजगार मिले, और अगर रोजगार न मिले तो राज्य उसे पूरा वेतन दे। तीसरा है सार्वजनिक धन से मुफ्त शिक्षा का अधिकार। चौथा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत सार्वजनिक धन से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, और पांचवां है गुजारे लायक वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगता भत्ते। अगर भारत में ये 5 बुनियादी आर्थिक अधिकार सार्वभौमिक रूप से दिए जाए तो आबादी के सबसे ऊपर के 1% लोगों पर सिर्फ 2 कर लगाकर इन्हें वित्त पोषित किया जा सकता है। एक है 2% का संपत्ति कर और दूसरा है 1/3 का विरासत कर। तो मुद्दा यह है कि बेरोजगारी की समस्या वगैरह का समाधान करना काफी आसान है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा करने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के विरोध को पार करना होगा। इसके लिए आपको वास्तव में नवउदारवादी पूंजीवाद से आगे जाना पड़ेगा, और नवउदारवादी पूंजीवाद से आगे जाने का रास्ता अलग अलग चरणों से होकर आपको कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाएगा। उसके लिए, जैसा कि आपने कहा, किसानों, मजदूरों वगैरह की राजनीतिक लामबंदी की जरूरत होगी। तो युवा आंदोलन का योगदान यह है कि वह वास्तव में डर को खत्म करता है। वह रोजगार पैदा करने का एजेंडा सामने रखता है,
लेकिन निश्चित रूप से उस एजेंडे को राजनीतिक ताकतों को आगे बढ़ाना होगा, खासकर बुनियादी वर्गों को, जैसे मजदूरों, किसानों वगैरह को। विजय, आपकी टिप्पणी? और अगर आप इस पर भी थोड़ा बता सकें कि प्रोफेसर पटनायक ने जिस दिशा का अभी जिक्र किया, उसमें राजनीति को संगठित करने में वामपंथ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? Well, I mean, firstly, the cockroach देखिए, जनता पार्टी मेरा is मतलब not है, something, सबसे पहले तो कांग्रेस जनता पार्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो वामपंथ से बाहर हो, क्योंकि इस खास विरोध प्रदर्शन में वामपंथी छात्र संगठनों के कई छात्र, AISF, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वगैरह बिल्कुल केंद्र में थे, और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षा सुधार के ये मुद्दे भी हैं। प्रभात ने इस पर लगातार लिखा है और बताया है कि भारतीय शिक्षा नीति में सुधार करने की बीजेपी की कोशिश में क्या समस्याएं हैं। इस मुद्दे को वामपंथी छात्र संगठनों ने जिंदा रखा है। इसी मुद्दे पर वे सड़कों पर उतरे हैं और इस पर एक के बाद एक सेमिनार आयोजित किए हैं। और इस विरोध के दौरान भी, चाहे आयशी घोष हो या नेहा, आप जानते हैं, ये युवा लोग, जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं हैं, शिक्षा नीति की सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वे ये भी बता रहे हैं कि इसका संबंध उन मुद्दों से कैसे है जिन्हें छात्र भूख हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों वगैरह के दौरान उठा रहे हैं। मेरा मतलब है, वामपंथ जो करता है वह वास्तव में ऐसे आंदोलन के लिए वैचारिक ढांचा उपलब्ध कराता है। यह आंदोलन हताशा, बेबसी, निराशा, गुस्से वगैरह से प्रेरित है। इसमें भावनाओं की एक पूरी श्रृंखला है। और जब राज्य ने छात्रों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की तो निराशा, गुस्सा, डर वगैरह भी था। लेकिन इस सब के भीतर वामपंथ की भूमिका यही है कि वह आंदोलन को वैचारिक ढांचा देता है। मेरा मतलब है, जो कुछ हो रहा था उसे लेकर सबसे अच्छे तर्कों में से कुछ वामपंथ की तरफ से आए। आप जानते हैं, ये सिर्फ, जैसा कि प्रभात कह रहे थे, परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध नहीं था। वैसे भारतीय सरकार ने फिर मेडिकल परीक्षा के पेपर भेजने के लिए भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया, मानो इससे समस्या हल हो जाएगी। मुद्दा ये नहीं है। हाँ, ये भटकाने वाली बात है। और वास्तव में मोदी ने इस बात को बुर्जुआ मीडिया से कहीं ज्यादा साफ समझा, जिसने परीक्षा के पेपर लीक पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और मोदी की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। वे मूलतः युवा छात्रों से बच्चों की तरह बात करने आए और कहने लगे, मैं तुम्हारी बुरी भाषा के लिए तुम्हें माफ करता हूँ, वगैरह। आप जानते हैं, मानो वे कोई उद्धारकर्ता हों जो फिर से एक तरह की नैतिक श्रेष्ठता दिखाने आए हों। जैसे कह रहे हो, ठीक है, तुम एक अपला रहे हो टेस, लेकिन अनैतिक तो तुम हो, फिर भी मैं तुम माफीस। तो अब नैतिक बढ़त फिर मेरे पास है। ये बहुत अजीब है। मोदी जी ने जो छोटा सा वीडियो जारी किया, वो सब एक तरफ रखिए। इस पूरे मामले के केंद्र में वामपंथ था, और मुझे नहीं लगता कि हमें इसे भूलना चाहिए। और मैं जानता हूं कि जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन, ये लामबंदियां होती हैं, वे कभी धीमी पड़ती हैं, कभी तेज होती हैं, और लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचती हैं। फिर जब छात्र घर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या मिला या क्या नहीं मिला, आप जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान चले गए, लेकिन उनकी जगह एक और गुंडा आ गया, वगैरह। जब छात्र घर लौटेंगे और लहर उतर जाएगी, तब छात्रों की संगठित ताकतें, खासकर वामपंथी छात्र यूनियनें, दबाव बनाए रखेंगी। वे शिक्षा नीति वगैरह जैसे मुद्दों पर सरकार के, उद्धरण चिन्हों में कहें तो, व्यवहार पर नजर रखता अमृता इत्तान ही साफ था। तो उस मामले में वामपंथ की एक बुनियादी भूमिका है, इससे भी कहीं व्यापक बात। और मुझे लगता है कि आप इसका जिक्र पहले कर चुके हैं और इस पर बात भी कर चुके हैं। यह है कि धीरे धीरे कहीं अधिक गहरे संबंध बनाने की जरूरत है। आप जानते हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि छात्र संगठन किसानों की लामबंदी के स्थानों और किसान शिविरों में जाते थे। वे वहां भाग लेने, एकजुटता दिखाने और किसानों के साथ बैरिकेड संभालने भी जाते थे।
इसी तरह उस स्तर की एकजुटता बनती है। मुझे लगता है कि अगर यह आंदोलन और लंबा चला होता तो शायद किसानों की कोई लामबंदी छात्रों के साथ जुड़ने के लिए आती। ट्रेड यूनियनें भी आईं और उन्होंने समर्थन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने भी समर्थन दिया वगैरह। लेकिन शायद इससे भी कुछ बड़ा देखने को मिलता। मुझे लगता है कि आगे जो होना चाहिए और जिसमें वामपंथ की भूमिका है वह है इन अलग अलग संघर्षों को एक साथ लाना। इनके प्रेरक कारण अलग हैं, इनकी रफ्तारें अलग हैं और इनके वर्गीय यथार्थ भी अलग हैं। इन्हें कहीं अधिक करीबी समन्वय में लाना होगा ताकि इस पर सोचा जा सके कि ये एक ही संघर्ष नहीं है लेकिन आपस में जुड़े हुए संघर्ष हैं। देखते हैं कि वामपंथ ये कर पाता है या नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभात सही है कि बेशक ये नव उदारवाद के पूर्ण पतन को दिखाता है, लेकिन जो चीज ध्वस्त हुई है और यही वामपंथ के लिए संकट है वह है एक प्रामाणिक भारतीय सामाजिक लोकतंत्र। कांग्रेस में या समाजवादी परंपरा के कुछ हिस्सों में या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कुछ तत्वों में जो सामाजिक लोकतांत्रिक ताकतें, जो सामाजिक कल्याणवादी ताकतें पहले मौजूद थीं, वह सामाजिक कल्याणवादी या सामाजिक लोकतांत्रिक परंपरा वास्तव में समाप्त हो चुकी है। और इसने वामपंथ को उसी रास्ते, उसी भूमिका में धकेल दिया है जहां वामपंथ को ही कृषि मजदूरी वगैरह के लिए लड़ना पड़ता है। जब आपके पास एक सीमित वामपंथ हो जिसे वामपंथ का काम भी करना हो और सामाजिक लोकतंत्र का काम भी, तो उससे हर कुछ करने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि हम एक खास तौर पर जटिल दौर में हैं जहां वामपंथ को सामाजिक लोकतंत्र का काम करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को भूख से मरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन साथ ही हमें अलग अलग जगहों से उभरने वाले विभिन्न आंदोलनों के बीच ये संबंध भी बनाने होंगे और देखना होगा कि जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं क्या उन्हें अधिक सघन रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। Professor Patnaik, maybe your final comment. प्रोफेसर पटनायक, विजय ने जो बात अभी इतने अच्छे ढंग से रखी उस पर शायद आपकी अंतिम टिप्पणियां। और हाँ, मूलतः चुनौतियां ये हैं कि जैसा उन्होंने कहा, भारत में पहले जिस हद तक कल्याणकारी राज्य मौजूद था और जो अब हमले के घेरे में है, उसकी रक्षा करने के अलावा वामपंथ और क्या कर सकता है। इंटरनेट के उभार पर भी आपके विचार जानना चाहूंगा और ये उन पार्टियों के लिए संगठन के तरीकों को कैसे जटिल बना सकता है जो परंपरागत रूप से ट्रेड यूनियनों और किसान सभाओं, किसान संगठनों वगैरह पर निर्भर रही हैं। ये वास्तव में भौतिक जगहें हैं। वहां जाना, मोहल्लों में निकलना, लोगों से उनकी मजदूरी, अगली फसल, फसल के बीमे, बीज या उर्वरक सब्सिडी जैसे मुद्दों पर बात करना। मेरा मतलब है ये वे मुद्दे हैं जिन पर वामपंथ आमतौर पर अपनी राजनीति का विस्तार करता है। लेकिन अब इंटरनेट की ये वर्चुअल दुनिया है तो बहुत बड़ी और हर रहा माहौल है, और फिर व्यंग, मीम्स और माइक्रोपोर्ट से भूमिका है। By satire and memes and insults and not that those are never. और ऐसा नहीं है कि ये चीजें कभी वामपंथ का हिस्सा नहीं रही हैं। मेरा मतलब है रणजीत गुहा और दूसरे लोगों ने किसान विद्रोहों के बारे में लिखा है, और दूसरी जगहों पर भी चीन से लेकर हर जगह तक ये देखा गया है कि हास्टी हमेशा विद्रोहों का हिस्सा रहा है। कैसे गालियों या तंजों का रुख जमींदारों वगैरह की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन अब इंटरनेट के साथ ये सचमुच बहुत बड़ा हो गया है। तो हाँ, आपके हिसाब से वामपंथ को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? For the left to be more effective. No, I would put it this way that नहीं, देखिए मैं इसे इस तरह कहूंगा, जो आंदोलन आगे बढ़ते हुए उभरने वाले हैं उन पर जब तक वामपंथी छाप नहीं होगी तब तक हम मौजूदा परिस्थिति से आगे नहीं निकल पाएंगे। दूसरे शब्दों में, मान लीजिए कल मोदी अलोकप्रिय हो जाते हैं और सरकार बाहर हो जाती है। जब तक कोई वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम नहीं होगा जो सचमुच रोजगार दे, जो वास्तव में राजकोषीय संसाधन बढ़ाए, जो खाली पड़े पदों को भरे वगैरह वगैरह, तब तक मोदी फिर वापस आ जाएंगे या मोदी का कोई उत्तराधिकारी वापस आ जाएगा, जैसे ट्रंप फिर वापस आ गए हैं। इसलिए मुद्दा ये केवल नव फासीवाद को हराना ही काफी नहीं है।
that it is not enough to defeat neo-fascism. It is important to overcome the नवफासीवाद को पैदा करने वाली परिस्थितियों से पार पाना जरूरी है, और उन परिस्थितियों से पार पाने के लिए नव उदारवादी पूंजीवाद से पार पाना होगा, जो, जैसा कि मैंने कहा, संकट में फंस चुका है। और इसके लिए भारत जैसे देश में कल्याणकारी राज्य के लिए संघर्ष करना जरूरी है। अब बात यह है कि हाँ, हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य बहुत सीमित रहा है, लेकिन पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस कल्याणकारी राज्य की रक्षा की जाए और उसका विस्तार किया जाए, लोगों को कुछ निश्चित। आप जानते हैं, एक दौर था जब वामपंथ ने पहली यूपीए में कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग किया था। उस दौरान कुछ चीजें पारित हुईं, जिनमें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम वगैरह शामिल थे। उनसे ग्रामीण गरीबों को कुछ सहारा, कुछ राहत मिली थी। तो बात यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के पास पर्याप्त स्वायत्तता बनी रहे और कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में उसका रुझान पर्याप्त रूप से कायम रहे, और वामपंथ का प्रभाव भी उसी खास दिशा में काम करे। देखिए, मेरा मतलब है कि आज आप समाजवादी वाम और कल्याणकारी वाम के बीच फर्क नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि समाजवाद तक पहुंचने का रास्ता खुद कल्याणकारी राज्य के लिए संघर्ष करने से होकर जाता है। दूसरे शब्दों में, यही वह रास्ता है कि आप जानते हैं, पूरा भारत जैसे विशाल देश में लोगों के नजरिए में बदलाव आ सकता है, जब वे देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य मौजूदा पूंजीवाद के साथ अंतर्विरोध पैदा करेगा। इसलिए हमें इन अंतर्विरोधों को दूर करना होगा, और उसके लिए समाजवाद की दिशा में और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर वामपंथ आज वह नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए, तो हम बिना किसी रास्ते वाली स्थिति में फंसे रहेंगे। दूसरे शब्दों में, वामपंथ की सक्रियता सिर्फ मौजूद भर नहीं है, बल्कि मौजूदा परिस्थिति से एक्सपेरिमेंट की बेहद जरूरी है। मैं विजया को आखिरी बात की सुनाऊंगा और फिर यहीं समाप्त करेंगे। विजया, आपकी समापन टिप्पणी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की सड़कों पर एक बार फिर लोगों को उमड़ते देखना बहुत उत्साहजनक था। लोग एक अलग तरह के देश की मांग कर रहे थे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हमें याद रखना होगा कि एक समय ऐसा भी था जब एक महिला के खिलाफ हिंसा की एक भयानक घटना के विरोध में हजार महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। एक भयानक घटना, हजार लोग, वो जादुई था। लोग सीएए के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे थे, नागरिकता के अर्थ को संकुचित करने की बीजेपी सरकार की कोशिश के खिलाफ। फिर से हजारों नहीं, बल्कि दसियों हजार लोग। आप जानते हैं, जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो नई दिल्ली के आसपास लाखों लोग थे। लगभग एक दिल्ली कम्यून जैसा माहौल था, करीब पूरे एक साल तक। अब हमारे लिए यह दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि एक मायने में अलग अलग सामाजिक समूह, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समय पर सक्रिय हो रहे हैं। वे बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं उस सरकार के विरोध में जो अब सिर्फ एक सरकार नहीं रह गई है। वह सत्ता में एक दशक से ज्यादा समय से है और लगभग पूरी तरह राज्य सत्ता में जम चुकी है। उसमें स्थायी शासन की आदतें आ गई हैं। प्रधानमंत्री का व्यवहार भी वैसा ही है। मेरा मतलब है, आखिरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की थी? आप जानते हैं, वह प्रेस से बात नहीं करते। वो संसद में आकर बोलते नहीं हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। आप जानते हैं, हम उन्हें बोलते हुए सिर्फ तब देखते हैं जब उन्हें अपमानित महसूस होता है। इसी वजह से उन्होंने छात्रों के लिए वह छोटा सा अजीब बयान दिया, और छात्रों को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ कहने के लिए उकसाया। ठीक है, इसके लिए छात्रों को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन ये एक वर्गीय प्रतिक्रिया भी है। आप जानते हैं, मैं आपको बस ये बताकर छोड़ देता हूँ। मेरे स्कूल और कॉलेज के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं। मेरे दोस्त कुछ दिल्ली में हैं, बाकी दूसरी जगहों पर। इन ग्रुपों में लिख रहे थे, ऐसी बातें कह रहे थे। मेरे बच्चे सड़क पर हैं। आखिर यह हो क्या रहा है?
आप जानते हैं, आप जानते हैं, इसे खत्म होना ही चाहिए। या फिर मुझे बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, परीक्षा, स्कूल और कॉलेज में जिन लोगों को मैं जानता था, उनके बहुत बहुत अलग, बहुत उलझे हुए विचार थे। विचार बहुत उलझे हुए थे, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है, इसे लेकर गहरी चिंता थी। और एक मायने में मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह को समझ आ गया था कि इसका असर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग वगैरह पर पड़ रहा है, और इसी वजह से उन्होंने वह वीडियो जारी किया। लेकिन आपको इन सबको एक साथ जोड़कर देखना होगा। बस विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला चल रही है। आप जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को उद्धृत करना जिसे आमतौर पर कोई उद्धृत नहीं करता। वी.एस. नायपॉल ने कहा था, भारत में 10 लाख बगावतें हैं, और मुद्दा यह है कि वे अभी तक एक साथ नहीं आई हैं। And the issue is they have not yet come together, and perhaps that's what we're going to see in the time. और शायद आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि जब ये लाखों बगावतें खुद को एक बड़ी बगावत के रूप में देखने लगेंगी, तब उससे कुछ अलग निकल सकता है। फिलहाल इसकी संभावना सीमित है। ठीक है, सीमित है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिलाती। संभावना सीमित है। लेकिन आप जानते हैं, श्रीलंका में बहुत असंभव सी लगने वाली चीजें हुई। जब 2022 में अरगलिया हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि जेवीपी अपने राजनीतिक या चुनावी मोर्चे एनपीपी के जरिए भारी जनादेश के साथ सत्ता में आएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि बस कुछ साल बाद जेवीपी बड़े जनादेश के साथ शानदार जीत हासिल कर लेगी। कौन जानता है? JVP would romp in with a huge mandate. Who knows? Yeah, there are definitely glimmers of हाँ, hope, even उम्मीद if, की कुछ किरणें जरूर हैं, likelihood is, भले ही उनकी संभावना सीमित हो। I मैं अंत में बस एक दो बातें कहना चाहूंगा। साल 2006 में मैं वामपंथी संगठनों के साथ काम करते हुए कलकत्ता में था। उस समय बीजेपी के सत्ता में आने और अपने अधिनायकवादी शासन को मजबूत करने का दौर चरम पर था। भारत के कई हिस्सों में, जो भारत या गुजरात नहीं थे, ये बहुत मायनों में बिल्कुल नया था। और निश्चित रूप से कोलकाता में उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट विरोधी, वामपंथ विरोधी थी। मेरा मतलब है, उनकी बुनियाद ही इसी पर बनी है, और हम कई मायनों में बहुत निराश थे। संयोग से वही बर्नी सैंडर्स आंदोलन का भी चरम दौर था। Incidentally, the peak of the Bernie Sanders movement, the primaries were going on, and I remember प्राइमरी चुनाव चल रहे थे, और मुझे याद है कि मैंने अमेरिकी वामपंथ के किसी व्यक्ति को एक मेल लिखा था। मैंने कहा था कि इस समय अमेरिका में वामपंथ का हिस्सा होना भारत की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि अभी हमारे हालात ऐसे हैं। वहां माहौल कहीं ज्यादा आशावादी है। बेशक जवाब यह था कि यही तो भारत में वामपंथ का हिस्सा बनने की और भी मजबूत वजह है, क्योंकि शायद वहां उसकी जरूरत 10 है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल बीत चुके हैं और अब चीजें बदल गई हैं। इन सारे आंदोलनों की वजह से अब उतना महसूस न हो। because of all these movements, you can see that there are possibilities of आप देख सकते हैं कि बदलाव की संभावनाएं हैं, और निश्चित रूप से 2020 के बाद अमेरिकी राजनीति जिस तरह आगे बढ़ी, मीडिया वगैरह में वामपंथ जिस तरह कई हिस्सों में बांट गया, और ऐसी ही दूसरी बातें। लेकिन स्थिति कुछ हद तक पलट गई है, अगर पूरी तरह नहीं भी पलटी है तो। भारत में हमें बदलाव की उम्मीद की कुछ झलकियां दिखती हैं। बेशक हमें बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। शायद प्रोफेसर पटनायक कुछ कहना चाहते हैं, और फिर हम यहीं इसे समाप्त करेंगे। अच्छा, और आप दोनों का इस शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से बात करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी सराहना करता हूँ। It's an honor to have you both. Thank you so much. Appreciate it. Boss बहुत नंझा। Thanks. E vida miúth. Bye. Ever the specie. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम मुदियार ज्योतिष्मान है। मैंने ज्योतिष्मान के साथ मिलकर यह मंच शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक टिप्पणीकारों और कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू किए हैं। अगर आपको अब तक हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो आपसे मेरी 2 अपील हैं।
कृपया इस मकसद के लिए दान देने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दुखी मत हों। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उन्हें अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.